बच्चे बहुत मायूस रहते थे। गली न्यूज इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम जल्दी कवर करेंगे वो अहम खबरें जिनका जिक्र आपको नेशनल मीडिया या सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई देगा। ऐसे तमाम नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। स्पेशल रिपोर्ट की पहली खबर जो सामने आई है वो जर्मनी से है। दरअसल जर्मनी ने तालिबान को लेकर अहम फैसला लिया है। जर्मनी ने सोमवार को कहा कि उसने सत्तारूढ़ तालिबान सरकार के 2 राजदूतों को देश में दाखिल होने की इजाजत दी है। ये तालिबान के 2021 में सत्ता कब्जाने के बाद पहली बार हुआ है। बर्लिन ने कहा कि इस कदम को अफगान टूरिस्टों के निर्वासन को बेहतर बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। बता दें, जर्मनी ने पिछले शुक्रवार को शरण आवेदनों के फेल होने और अपराध साबित होने के बाद 81 अफगानों को डिपोर्ट किया था। तालिबान सरकार को उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड और खासकर महिलाओं के साथ उसके व्यवहार के कारण आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं मिली थी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मीस ने जोर देकर कहा है कि तालिबान सरकार को राजनयिक मान्यता नहीं मिली है, जबकि उसने वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों को देश में प्रवेश और काम करने की इजाजत दी है। जब 2021 में तालिबान ने देश पर फिर से कब्जा किया था तो जर्मनी ने अफगानिस्तान के लिए निर्वासन रोक दिया था। जर्मन फॉरेन ऑफिस के मुताबिक जर्मनी में अफगान राजनयिक मिशनों का नेतृत्व मौजूदा वक्त में वे अधिकारी कर रहे हैं जिन्हें 2021 में तालिबान के सत्ता में आने से पहले मान्यता प्राप्त थी। ऑफिस ने आगे कहा कि अफगान मिशनों में कर्मचारियों की तादाद बहुत कम है। विदेश कार्यालय ने कहा, जर्मन सरकार ये सुनिश्चित करने में रुचि रखती है कि जर्मनी में अफगान नागरिकों को उचित काउंसलर सहायता मिले, उदाहरण के लिए पासपोर्ट जारी करना आदि। जर्मन दैनिक के मुताबिक तालिबान के दूत वीकेंड में जर्मनी पहुंचेंगे और बर्लिन स्थित अफगान दूतावास और बॉन स्थित अफगान वाणिज्य दूतावास में काम करेंगे। मुंबई ब्लास्ट केस के आरोपियों को बरी करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बरी किए गए लोगों को वापस जेल नहीं भेजा जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने ब्लास्ट के 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस NK सिंह की बेंच से कहा कि वे आरोपियों को फिर से जेल भेजने का आदेश नहीं मांग रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। उन्होंने दलील दी कि हाईकोर्ट के फैसले में कुछ टिप्पणियां ऐसी है जो MCOCA यानी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून के तहत चल रहे दूसरे मामलों को भी प्रभावित कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने आग्रह किया, आप बस इतना कहने पर विचार कर सकते हैं कि ये फैसला रोका जाता है। हालांकि दोषियों को वापस जेल भेजने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, हमें बताया गया है कि सभी दोषी जेल से रिहा हो चुके हैं, इसलिए उन्हें दोबारा जेल भेजने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल की दलीलों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का जो फैसला है उसे कानूनी मिसाल की तरह नहीं माना जाएगा। इस हद तक उस फैसले पर रोक लगाई जाती है। बता दें कि 21 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने MCOCA की विशेष अदालत के उस फैसले को खारिज कर दिया था जिसमें 5 आरोपियों को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा दी गई थी। इन सभी को 11 जुलाई 2006 को मुंबई की वेस्टर्न रेलवे लोकल लाइन में बम धमाके करने का दोषी ठहराया गया था। केस में जिन 5 लोगों को बम लगाने का दोषी बताया गया था उनके नाम कमाल अंसारी, मोहम्मद फैसल अताउर रहमान शेख, एहतशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नवेद हुसैन खान और आसिफ खान है। निचली अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। बाकी जिन 7 लोगों को दोषी ठहराया गया था उनमें तनवीर अहमद मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, मोहम्मद माजिद मोहम्मद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम शेख, मोहम्मद साजिद मरबूब अंसारी, मुजम्मिल अता उर रहमान शेख, सुहेल महमूद शेख और जमीर अहमद लती उर रहमान शेख शामिल हैं। कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पर इंसाफ देर से मिला, जल्दी मिल जाने वाला था। पूरी जिंदगी ऐसी बेकार गई हमारी, वो कोई वापस नहीं ला सकता। बहुत खुशी हो रही, पहले से पता था कि अब बेगुनाह है। मेरी बड़ा बेटा था, उसके गम में उसके अब्बा जान चले गए। 14 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। इंतजार करते करते चले गए। अब तो मुझे खुशी है कि मेरी जिंदगी में आ रहा मेरा बेटा। मेरे को तो था नहीं कि ये क्या होता क्या नहीं, पर अल्लाह का एहसान, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। उसने बराबर इंसाफ किया, बेगुनाह थे बच्चे, बराबर इंसाफ मिला। देर से मिला पर हमको बहुत खुशी है। रिश्तेदारों ने भी थोड़ी मदद की और घर में भी देवर थे, वो थे, उन्होंने भी थोड़ा मतलब सपोर्ट किया। अच्छे थोड़े गुजर गए। सिलाई का काम करते थे हम, वो भी कुछ
ऐसा अच्छे से मतलब तकलीफ से ही गुजरे, बाकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। बच्चे बहुत मायूस रहते थे। तीसरी बड़ी खबर सामने आ रही है दुबई से। सुरक्षा और जीवन स्तर के मामले में संयुक्त अरब अमीरात ने एक बार फिर दुनिया के सबसे महफूज देश का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये जानकारी नम्बेयो के जरिए जारी सेफ्टी इंडेक्स बाय कंट्री 2025 मिड ईयर के रिपोर्ट में सामने आई है। इस रिपोर्ट में यूएई को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर डिक्लेयर किया गया। यूएई ने 85.2 अंक हासिल कर 147 देशों को पीछे छोड़ दिया और पहला स्थान हासिल किया। इस लिस्ट में एंडोरा, कतर 84.6, ताइवान 83 और मकाओ 81.8 जैसे देश भी सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट में शामिल है। मिडिल ईस्ट के देश इस बार भी रैंकिंग में छाए रहे। ओमान 6ठे स्थान पर, सऊदी अरब 14वें और कुवैत 38वें स्थान पर मौजूद है। इसी तरह सेफ्टी इंडेक्स बाय सिटी के मुताबिक अबू धाबी दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है, जिसे 88.8 स्कोर मिला। इसी तरह यूएई का एक और अमीरात अजमान 85.5 स्कोर के साथ दूसरे, दुबई 83.9 तीसरे, रासल खेमा 83.8 स्कोर के साथ चौथे और शारजाह 83.7 स्कोर के साथ टॉप 6 में शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के दूसरे सुरक्षित देशों में दोहा, ताइपे, मस्कट, द हेग और टाम्पेरे शामिल हैं। करंट सेफ्टी इंडेक्स बाय सिटी रिपोर्ट के मुताबिक यूएई में 200 से ज्यादा देशों के लोग रहते हैं, फिर भी ये दुनिया के सबसे सुरक्षित और एकजुट समाजों में से एक माना जाता है। रिपोर्ट में यूएई के सुरक्षित देश और सुरक्षित शहरों की लिस्ट में टॉप 6 शहरों के नाम होना ये दर्शाता है कि यह अरब देश अपने नागरिकों को सबसे ज्यादा सुरक्षित और अच्छी जिंदगी देता है। करंट सेफ्टी इंडेक्स बाय सिटी की रिपोर्ट में दुनिया के सबसे गैर महफूज देश और शहरों का भी जिक्र किया गया है। इस लिस्ट में हैती सबसे असुरक्षित देश बनकर उभरा है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बसे इस देश का स्कोर 19 रहा है। इसके बाद पापुआ न्यू गिनी, वेनेजुएला, अफगानिस्तान और दक्षिणी अफ्रीका का नाम सबसे असुरक्षित देशों की लिस्ट में आता है। वहीं क्राइम रेट के हिसाब से भी यूएई सबसे सुरक्षित और बेहतर साबित हुआ है। क्राइम इंडेक्स 14.8 के साथ सबसे नीचे रहा। अबू धाबी दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा है, जिसका क्राइम इंडेक्स स्कोर सिर्फ 11.2 रहा है। चौथी खबर जो सामने आई है वो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मस्जिद में दाखिल होने के बाद उठे विवाद को लेकर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ 2 महिला नेताओं समेत कुछ लोगों के मस्जिद में बैठने और मीटिंग करने पर सवाल उठ गया है। भाजपा ने जहां इसे अखिलेश पर निशाना साधते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण और मस्जिद जिहाद बता दिया है, वहीं मुसलमानों का भी एक वर्ग मस्जिद में सियासी बैठक करने को लेकर आलोचना कर रहे हैं। दरअसल ये मस्जिद पार्लियामेंट के सामने है और इसी मस्जिद में समाजवादी पार्टी के रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी इमाम है। तस्वीर में सपा मुखिया से लेकर कई सपा सांसद और बीच में रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी शामिल है। ये बैठक बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई थी। विवाद बढ़ने पर सपा से सफाई पेश करते हुए कहा कि सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बुलावे पर अखिलेश यादव बाकी लोगों के साथ मस्जिद गए थे। वहां वो लोग चाय पर बुलाए गए थे। ये कोई सियासी बैठक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भाजपा इससे संतुष्ट नहीं है और ना ही कुछ मुसलमान। भाजपा ने कहा हर व्यक्ति अपने धर्म का कर्म करने को स्वतंत्र है। सवाल ये नहीं कि अखिलेश यादव मस्जिद क्यों जाते हैं। मस्जिद अच्छी लगती है, ताजिया अच्छा लगता है तो हाथ में कलावा क्यों बांधते हैं और उन्हें कावड़ क्यों नहीं अच्छा लगता है। सवाल ये है कि मंदिर पर ही क्यों सवाल उठाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं अप्रत्यक्ष रूप से अखिलेश जी जिहाद चलाते हैं। भारतीय संविधान में साफ लिखा है कि हम धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं करेंगे और उन्हें संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। वो हमेशा नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी संविधान के मुताबिक चलती है। मस्जिद में जाना कोई अपराध नहीं है। भाजपा अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए ऐसे मुद्दे उठाती है। सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क जो खुद इस बैठक में थे, उन्होंने कहा जब देश में मस्जिदों पर हमले होते हैं तब बीजेपी के अल्पसंख्यक नेता क्यों नहीं आवाज उठाते। बेवजह इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। ऐसे मुद्दे उठाने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं है। भाजपा अपने गिरेबान में झांक कर देखे। सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी भाजपा पर पहलगाम, बिहार में एसआईआर और ऑपरेशन सिंदूर पर बात करने के बजाय गैर जरूरी मुद्दों पर सवाल उठाए जाने का इल्जाम लगाया है। वहीं इस बैठक का हिस्सा रहे और सपा सांसदों को मस्जिद में बुलाने वाले सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि इस मस्जिद में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर बड़े बड़े नेता आ चुके हैं।
अगर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा को अखिलेश के मस्जिद आने से दिक्कत है और उन्हें मस्जिद की इतनी ही फिक्र है, तो दिल्ली में भाजपा ने कई मस्जिदों को रातों रात बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। तब अल्पसंख्यक मोर्चा चुप क्यों बैठा रहा? इस मामले में कुछ मुस्लिम उलेमा और आम आदमी भी कूद गए हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि खुदा की इबादत करने की जगह मस्जिद है। मस्जिद का इस्लाम में महत्वपूर्ण स्थान है। मुसलमानों के ऊपर फर्ज की गई नमाज 5 वक्त मस्जिद में ही पढ़ने के लिए जाता है। जब कोई बंदा मस्जिद पहुंचता है तो दुनिया के तमाम झमेलों से बेनियाज होकर खुदा की इबादत में मसरूफ हो जाता है। फिर वहां पर उसको दुनिया की राजनीतिक बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता। मस्जिद में राजनीतिक बातें, राजनीतिक पार्टियों की मीटिंगें और राजनीतिक भाषण मुस्लिम कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। हालांकि इस मामले में मुस्लिम स्कॉलर्स ने शिद्दत पसंद सोच रखने वालों की आलोचना की है। उनका कहना है कि मस्जिद को खुदा का घर माना जाता है, तो फिर मस्जिद में कोई भी जाए, किसी को कैसा एतराज? बस जरूरी ये है कि एहतराम से जाए, सम्मान और गरिमा का ख्याल रखे। ध्यान रहे, पैगंबर मोहम्मद साहब ने मस्जिद के दरवाजे सभी के लिए खोल रखे थे। जानकारों का कहना है, फतेह मक्का के बाद कबीला सफीक जो काफिर थे, उनका एक दल मदीना आया तो आप पैगंबर मोहम्मद साहब ने उन्हें मस्जिद हराम में ठहराया। मतलब ये कि मस्जिद में सबको एक्सेस है, सबकी पहुंच है, बिना धर्म, जाति और लिंग के भेदभाव के। मस्जिद एक पब्लिक स्पेस मुहैया कराता है, जहां बिना किसी भेदभाव और रुकावट के हर वर्ग, धर्म, जाति के लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ सके। अफसोस है कि मुसलमानों ने इस पब्लिक स्पेस की अहमियत को नहीं समझा। मस्जिद में महिलाओं और गैर मुस्लिमों के बैठने पर बेजा हू हल्ला उठाना सही नहीं, ना तो इस्लामिक नजरिए से और ना ही सामाजिक नजरिए से। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के यूट्यूबर अरमान मलिक की पत्नी को धार्मिक सजा, काली माता मंदिर में सफाई करेंगी। यूट्यूबर अरमान मलिक को बिग बॉस OTT 3 में उनकी दोनों पत्नियों के साथ देखा गया था। वो अक्सर अपने ब्लॉग के कारण सुर्खियां बटोरते हैं और कई बार विवादों में आ जाते हैं। उनकी पहली पत्नी पायल मलिक ने तो अब माफी भी मांगी है, क्योंकि आरोप है कि उन्होंने मां काली का वेश बनाया था और इससे शिवसेना हिंद भड़क गई थी। पायल मलिक ने पटियाला में बने काली माता के मंदिर में पहुंचकर माफी मांगी, क्योंकि शिवसेना हिंद ने कहा था कि यूट्यूबर की पत्नी के उस हरकत से धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। नतीजन 20 जुलाई को पायल पटियाला पहुंची और वहां के काली माता मंदिर में माफी मांगी। कहा कि उनका किसी की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं था और अब वो आगे कभी ऐसी गलती नहीं करेंगी। इतना ही नहीं, उनके पति अरमान भी शिवसागर महाकाली पहुंचे, जो कि खरड़ में स्थित है। वहां उन्होंने भी माफी मांगी। पायल ने कहा कि उनको गलती का एहसास है और उन्होंने वीडियो 3 महीने पहले ही हटा दी थी। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने कहा कि जब वीडियो बनाई थी तभी उनको गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वीडियो हटा दी थी। बता दें कि वीडियो में पायल ने मां काली का रूप धारण किया था। सिर पर मुकुट, हाथ में त्रिशूल लिए दिखाई दी थी और खुद को काले रंग से पेंट कर लिया था। इतना ही नहीं, गले में नींबू की माला पहनी थी। मैंने एक वीडियो बनाया था। मेरी बेटी जो है वो काली माँ की बहुत बड़ी भक्त है। सारा दिन वो काली माँ करती है, तो मैंने एक लुक क्रिएट किया था काली माँ का। तो आपने किया था, बेटी ने? जी मैंने किया था। अच्छा जी। तो वो वीडियो जो थी उसी की माफी मांगने आई थी कि मैंने गलत किया। क्या इन्होंने आपको पनिशमेंट दिया? इन्होंने मुझे पनिशमेंट दिया है कि मुझे 1 घंटे सेवा करनी है लंगर में। अच्छा। और 1 घंटे बर्तन क्लीन करना। स्पेशल रिपोर्ट की छठी बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो एक फिल्म को लेकर, जिसका नाम है तन्वी द ग्रेट। दरअसल मध्य प्रदेश के बाद अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट दिल्ली में भी टैक्स फ्री कर दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी जानकारी दी है। रिलीज के पहले से ही ये फिल्म काफी चर्चा में है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने फिल्म को टैक्स फ्री करते हुए कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने राज्य में फिल्म तन्वी द ग्रेट को टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा, ये फिल्म एक युवा लड़की तन्वी की प्रेरणादायक कहानी है, जो तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम ऐसी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो राष्ट्र सेवा की भावना को मजबूत करे, देशभक्ति की भावना जगाए और राष्ट्र की चेतना को जागृत करे। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फिल्म को अपने राज्य में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था। दरअसल 22 जुलाई को अनुपम खेर ने भोपाल में सीएम मोहन यादव से मुलाकात की थी और उन्हें अपनी फिल्म देखने के लिए इनवाइट भी किया था। अनुपम खेर के साथ मोहन यादव ने फिल्म देखी और फिर काफी तारीफ की। साथ ही राज्य में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। इस फिल्म में तन्वी का लीड रोल एक्ट्रेस शुभांगी दत्त ने प्ले किया है। ये उनकी पहली फिल्म है, लेकिन उन्होंने इसमें काफी अच्छा काम किया है। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर आवाम का रिएक्शन भी सामने आया है। एक शख्स ने सरकार को चुभने वाला कमेंट करते हुए लिखा, बड़े लोगों की पैसा कमाने के लिए घटिया फिल्में टैक्स फ्री तो हो सकती है, लेकिन किसी गरीब का लोन तो दूर की बात, उसकी ब्याज तक माफ नहीं हो सकती। अमोद श्रीवास्तव नाम के एक शख्स ने लिखा,
कभी पढ़ाई लिखाई की सामग्री को भी टैक्स फ्री कर दिया करो। अगर शिक्षित हो तो, अन्यथा अनपढ़ लोगों ने तो शिक्षा पर टैक्स ठूस ही रखा है। एक ने लिखा, इससे पहले अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज भी टैक्स फ्री की गई थी, फिर भी फ्लॉप हो गई। एक और शख्स ने इस पर नाराजगी जताते हुए लिखा, एक रोड तो इनसे बनवाया नहीं गया, फिल्म टैक्स फ्री करने के लिए ही तो सीएम बनाए गए हैं, जिनसे इनके मित्र लोग करोड़ों की कमाई कर सके, और जिनसे वोट लिया है उनके लिए एक रोड भी मयस्सर नहीं। अगली खबर आपकी स्क्रीन पर जो सामने आ रही है वो बेंगलुरु से है। कर्नाटक के हावेरी में सब्जी बेचने वाले एक छोटे दुकानदार को 29 लाख रुपए का नोटिस मिला है। नोटिस देखते ही सब्जी दुकानदार के होश उड़ गए। शंकर गौड़ा नाम के इस विक्रेता ने पिछले 4 साल में 1,83,00,000 रुपए के यूपीआई लेन देन किए, जिसके आधार पर जीएसटी विभाग ने ये नोटिस भेजा है। बार बार डिजिटल ट्रांजैक्शन ने जीएसटी अफसरों को शक में डाला, जिससे उसे ये नोटिस दिया गया। इन घटनाओं के बाद बेंगलुरु और मैसूर जैसे शहरों में छोटे दुकानदार डर की वजह से यूपीआई छोड़कर नकद लेन देन पर जोर दे रहे हैं। बता दें कि हावेरी के शंकर गौड़ा पिछले 4 साल से म्यूनिसिपल हाई स्कूल के पास सब्जी की दुकान चलाते हैं। उनकी ज्यादातर कमाई यूपीआई और डिजिटल वॉलेट से होती है। शंकर गौड़ा का कहना है, मैं किसानों से ताजी सब्जियां खरीदता हूं और बेचता हूं, जो जीएसटी से मुक्त है। मैं हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूं। इतना बड़ा टैक्स कैसे दे सकता हूं? नियमों के मुताबिक अगर कोई विक्रेता सीधे किसानों से सब्जियां खरीदकर उन्हें बिना प्रोसेस की हुई बेचता है तो ऐसी ताजी और ठंडी सब्जियों पर जीएसटी नहीं लगता है। वहीं अगर सब्जियां ब्रांडेड या पैक्ड है तो उन पर 5% जीएसटी लागू होता है। फिलहाल कर्नाटक में शंकर गौड़ा के मामले में के बाद उन जैसे कई छोटे व्यापारियों ने यूपीआई पेमेंट स्वीकार करना बंद कर दिया है। अब सिर्फ कैश ले रहे हैं। कर्नाटक में हजारों छोटे दुकानदारों को जीएसटी नोटिस मिल रहे हैं। कारण है कि यूपीआई के जरिए होने वाले लेन देन अब जीएसटी विभाग के रडार पर है। अगर सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए या 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कई व्यापारी अनजाने में सीमा को पार कर रहे हैं, जिससे नोटिस मिल रहे हैं। कर्नाटक जीएसटी विभाग की ओर से साफ किया गया था कि उनकी डिजिटल पेमेंट लेने वाले व्यापारियों पर कड़ी नजर है। बीते 12 जुलाई को कहा गया था कि जिन व्यापारियों का कुल कारोबार जीएसटी रजिस्टर्ड लिमिट से ज्यादा होगा उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। सब्जी बेचने वाले एक छोटे दुकानदार शंकर गौड़ा ने कहा, ये सब्जी और फल का टैक्स नहीं रहता, बट ये फोन पे और पेटीएम ट्रांजेक्शन करता है ना, हर कस्टमर आने के लिए 10-20 रुपये फोन पे करके वो आइटम ऐसा पेमेंट ज़्यादा हो गया ज़्यादा हो तो वो 1 साल में 40 लाख ज़्यादा क्रॉस हो गया। वो जीएसटी रूल्स क्या बोलता हूँ, 40 लाख के ऊपर रहता तो जीएसटी नंबर लेने के लिए बोलता हूँ, बट मेरा गुड्स और सब्जी और फल वो टैक्स नहीं रहता, इसलिए मैं नंबर नहीं लिया। बट अभी क्या करता, अभी जीएसटी ऑफिस वाला बेंगलुरु वाला नोटिस दिया मेरे को, आप 4 साल से इतना बिजनेस किया, 1.5 करोड़ रुपये बिजनेस किया, 1.5 करोड़ रुपये को आप 29 लाख रुपीस टैक्स भराने के लिए बोला। मैं इसलिए ऑफिस जाके जीएसटी ऑफिस जाके पूछेगा, वो बोल रहा हूँ आपको सब्जी व्यापार करते फल का बिजनेस करते हैं उसका प्रूव करने के लिए बोला। इसलिए मैं दुकान का लाइसेंस और फूड सर्टिफिकेट और सभी क्या क्या है डॉक्यूमेंट पूरा दिया कर आया, तो वेरिफिकेशन करके बोला अभी भी कुछ भी कोई नहीं बोला। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जल्दी क्लियर करके मेरा सब धंधा करने के लिए ये दिया तो अच्छा रहता। इस रिपोर्ट की 8वीं खबर जो सामने आ रही है वो आपको मीडिया नहीं बताएगा। एक मूवी जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है, सैयारा। आप जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते होंगे तो आपको सिनेमा हॉल की तस्वीरें और वीडियोस जरूर दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें युवा लड़के लड़कियां फूट फूट कर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इस फिल्म को जहां बहुत से लोग एक वायरस बता रहे हैं, वहीं इसका गाना भी बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है। लोगों का मानना है कि इस मूवी को हिट करने में इसमें जो गाना कंपोज किया गया है उसकी बहुत अहम भूमिका है। सैयारा का जो टाइटल ट्रैक है वो 2 मुस्लिम सिंगर्स ने कंपोज किया है। कौन है वो सिंगर, उनके बारे में बताएंगे। उससे पहले मूवी की अगर बात की जाए तो सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर उथल पुथल मचा दी है। अपने कलेक्शन से उसने इंडस्ट्री को उसके पुराने अच्छे दिन लौटा दिए। न्यूकमर्स की फिल्म होकर भी सैयारा ने जिस तरह कलेक्शन किया वो काबिले तारीफ है। सिर्फ 6 दिनों के अंदर बॉक्स ऑफिस पर करीब 150 करोड़ रुपए की कमाई करके इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म की कमाई का आंकड़ा मिला ले तो पिछले 3 महीनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस ने करीब 1150 करोड़ रुपए कलेक्ट किए हैं।
इस फिल्म के टाइटल ट्रैक को लेकर जो सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है वो और भी दिलचस्प है। पत्रकार काविश अजीज के मुताबिक सैयारा के टाइटल ट्रैक पर युवा झूम रहा है और वो आवाज है फहीम अब्दुल्ला की, जो कश्मीर के हैं। अपने साथी अरसलान निजामी के साथ उन्होंने मिलकर इस गाने को कंपोज किया। कश्मीर में उन्हें सभी लोग जानते थे, लेकिन दुनिया में पहचान के लिए उन्होंने बॉलीवुड का रुख कर लिया। बिट्टू शर्मा नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा है, मुस्लिम सिंगर का नाम सुनकर शायद उनका नशा थोड़ा कम होगा। यूसुफ जमील नाम के एक शख्स ने दावा किया, अब्दुल सिर्फ पंचर ही नहीं बनाता, सैयारा का टाइटल ट्रैक भी गाता है। सैयारा के टाइटल सॉन्ग को फहीम अब्दुल्लाह ने अपनी जादुई आवाज दी है। अरसलान निजामी ने इसमें संगीत दिया और इरशाद कामिल ने इसके लिरिक्स को लिखा है। नंद केवल जोशी नाम के एक एक्स यूजर ने इस पर लिखा, बस एक बार सुना और दिल ने कहा वाह, फहीम अब्दुल्लाह की आवाज में जादू है। सैयारा का ये टाइटल ट्रैक सुनते ही पूरा बॉडी गूव मोड में आ जाता है। अरसलान निजामी के साथ मिलकर उन्होंने जो म्यूजिकल मैजिक रचा है वो तो पूरे देश के युवाओं का नया एंथम बन गया है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों से निकलकर बॉलीवुड के दिलों पर राज करने का ये सफर देखकर गर्व होता है। आवाज और ये धुन हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहे। धमाल सैयारा फहीम, दिमाग हिला देने वाला। अगली बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो गाजा से जुड़ी है। गाजा की सड़कों को तबाह करने, फिलिस्तीनियों को ईंधन से वंचित करने और बचाव सेवा व्हीकल को तबाह करने के बाद इजरायली सेना पर फिलिस्तीनियों के सैकड़ों गधों को निशाना बनाने और चुराने का आरोप लगाया गया है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायली चैनल कान ने बताया कि इजरायली सेना ने कथित तौर पर घेरे हुए गाजा पट्टी से सैकड़ों गधे चुराए हैं। उन्हें इजराइल में तस्करी कर लाया गया और बाद में उन्हें फ्रांस भेज दिया गया ताकि उन्हें तामीरी काम में इस्तेमाल न किया जा सके। कान के मुताबिक गाजा पट्टी से दर्जनों गधों की संगठित लूट इजरायली संगठनों के समन्वय और यूरोपीय संस्थानों, खास तौर पर फ्रांसीसी संस्थानों की मिलीभगत से की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली सैनिकों ने जानवरों को बीमारी और इग्नोरेंस से बचाने के बहाने का हवाला दिया और गधों की चोरी की। इजरायली मीडिया ने लूटपाट को एक एनिमल रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर पर रिपोर्ट किया है, जबकि फिलिस्तीनी मालिकों की इन रिपोर्ट्स में कोई जानकारी नहीं दी गई है। फिलिस्तीनियों के लिए जानवर एक तरह से ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। जब भी इजराइल सेना कोई जगह खाली करने के लिए कहती थी तो उस इलाके के लोग गधों और खच्चरों के जरिए अपना सामान ढोकर जाते थे। वॉर के दौरान नागरिक संपत्ति पर जबरन कब्जा करना वॉर क्राइम माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा से इकट्ठा किए गए गधों को तेल अवीव के दक्षिण में मोशाव हारूत में मौजूद एक इजरायली फार्म में ले जाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 18 मई 2025 को 58 गधों का पहला जत्था बेन गुरियन हवाई अड्डे से जिम के लिए रवाना हुआ। उन्हें किलीराहा हवाई अड्डे पर स्थानांतरित किया गया और फिर फ्रांस और तहकीम ले जाया गया। रिपोर्ट की आखिरी और 10वीं खबर में निमिषा प्रिया केस से जुड़ा अपडेट सामने आया है। यमन में फांसी की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया को एक बड़ी राहत मिली है। यमनी अधिकारियों ने उनकी फांसी को स्थगित कर दिया है और अब उन्हें बचाने के लिए दूसरे फेज की कोशिशें तेज हो रही हैं। इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीधी मदद मांगी जा रही है। प्रिया, जो केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली हैं, उन्हें 2020 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया था और तभी से वो जेल में है। उनकी फांसी 16 जुलाई 2025 को तय की गई थी, लेकिन भारत के ग्रैंड मुफ्ती की कोशिशों के बाद उनकी फांसी को रोक दिया गया। केरल के प्रमुख मुस्लिम विद्वान और भारत के ग्रैंड मुफ्ती कांथापुरम एपी अबू बकर मुस्लिया की पहल ने पहले चरण में बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने यमन के प्रसिद्ध सूफी विद्वान शेख हबीब उमर से राबता किया, जिन्होंने इस मुद्दे में दखल दिया और फांसी पर रोक लगवाने में मदद की। मुफ्ती के सहयोगी जवाद मुस्तफावी, जो यमन में इस्लामी फिलोसफी पढ़ चुके हैं, उन्होंने बताया कि अब दूसरे फेज की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में शेख हबीब उमर की तरफ से भेजी गई महिलाओं समेत एक यमनी टीम मृतक के परिवार से बातचीत करेगी ताकि माफी का रास्ता निकाला जा सके। मुफ्ती की तरफ से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा जा रहा है, जिसमें मांग की गई है कि भारत से एक डेलीगेशन यमन भेजने की इजाजत दी जाए। इस दल में निमिषा एक्शन काउंसिल के मेंबर्स, दिल्ली के वकील सुभाष चंद्र और मुफ्ती के जरिए नियुक्त 2 डेलीगेशन शामिल होंगे। इस बीच निमिषा प्रिया के परिवार, राजनेताओं और आम लोगों के जरिए दस्तखत एक धन्यवाद ज्ञापन भी यमन भेजा जा रहा है, जिसमें अधिकारियों का आभार जताया गया है कि उन्होंने फांसी पर रोक लगाई। तो ये थी कुछ अहम खबरें स्पेशल रिपोर्ट की। आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। अगली रिपोर्ट में फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी कुछ नई खबरों के साथ।